करेंगे। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की ही भांति विलोपन अभिक्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं बच्चों। एक अणुक विलोपन अभिक्रियाएं अर्थात E1 अभिक्रियाएं और द्वि अणुक विलोपन अभिक्रियाएं अर्थात E2 अभिक्रियाएं। तो आज के व्याख्यान में हम इन दोनों अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक, उसके बाद हम एक अणुक तथा द्वि अणुक विलोपन अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। क्या होती हैं विलोपन अभिक्रियाएं? तो बच्चों, जब बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्केन को किसी क्षार के साथ गर्म किया जाता है, तो पहले तो आप ये समझे कि बीटा हाइड्रोजन क्या होता है। तो बच्चों, हेलो एल्केन में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन का समीपवर्ती कार्बन जो है ये बीटा कार्बन कहलाता है। ठीक, और इस बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है ये क्या कहलाता है बच्चों? बीटा हाइड्रोजन कहलाता है। तो ऐसा हेलो एल्केन जिसमें बीटा हाइड्रोजन पाया जाता है उसको जब हम किसी क्षार के साथ गर्म करते हैं, जैसे एल्कोहलिक KOH ले लीजिए, ठीक है, एल्कोहलिक KOH ले लीजिए, उसके साथ हम गर्म करते हैं तो देखिए क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन का विलोपन हो जाता है, अल्फा कार्बन से जुड़े हैलोजन परमाणु का विलोपन हो जाता है और उत्पाद के रूप में हमें एल्कीन प्राप्त होती है। ठीक है, और क्योंकि इस विलोपन अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन परमाणु का भी विलोपन सम्मिलित है, इसीलिए इसे सामान्यतः बीटा विलोपन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ देखिए 2 ब्रोमोप्रोपेन है, ठीक है, 2 ब्रोमोप्रोपेन में यहाँ इस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है तो अल्फा कार्बन, और इसके समीपवर्ती देखिए 2 कार्बन है, ये कार्बन भी बीटा कार्बन है और ये कार्बन भी बीटा कार्बन है, और ये सारे हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं ये सारे हाइड्रोजन ही बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जब 2 ब्रोमोप्रोपेन को गर्म करते हैं सोडियम इथॉक्साइड के साथ, तो देखिए सोडियम इथॉक्साइड एक प्रबल क्षार है और क्षार क्या करता है, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करता है, H+ आयन अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ देखिए क्या होता है बच्चों, ये जो C2H5O- आयन है ये एक क्षार की भांति व्यवहार करता है और ये बीटा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस बॉन्ड के, क्योंकि ये इस हाइड्रोजन को H+ के रूप में अब्स्ट्रैक्ट करता है, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये जंप करके इस कार्बन और कार्बन के बीच में आते हैं। ठीक है, और क्योंकि कार्बन की संयोजकता जो है वो 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, इन दोनों कार्बन के बीच पाई बॉन्ड बनता है, तो ये कार्बन और हैलोजन बॉन्ड टूट जाता है और हमें क्या प्राप्त हो जाती है बच्चों, प्रोपीन प्राप्त होती है, CH3। तो इस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। C2H5O- आयन ने क्या किया, हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो देखिए एथिल अल्कोहल बन जाएगा, और क्योंकि ये Na+ था तो जो Br ब्रोमाइड आयन निकलेगा वो उससे मिलकर के NaBr बना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन में जो कॉमनली बेसिस यूज किए जाते हैं वो देखिए क्या होते हैं, KOH इन एथेनॉल, और इसको क्या कहते हैं, एल्कोहलिक KOH भी कहते हैं। तो बच्चों, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है तो आप क्या लेंगे, एक्वस KOH। तो ये एक तरीके का हिंट भी है, अगर आप किसी भी रिएक्शन में एल्कोहलिक KOH लिखा है तो आप समझ जाएंगे वहां पे हमें क्या कराना है, क्योंकि एल्कोहलिक KOH प्रबल क्षार होता है तो वहां आप क्या कराएंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे। एक्वस KOH है तो वहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पे देखिए KOH की जगह आप NaOH ले लें और एथेनॉल ले लें तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, सोडियम एथॉक्साइड बना लेंगे। ये भी एक अच्छा क्षार होता है। ये पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड आयन का देखिए स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, और ये भी बहुत प्रबल क्षार होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा लगे होते हैं। ये सोडियम अमाइड है, सोडियम अमाइड भी बहुत प्रबल क्षार होता है। तो ये कुछ कॉमनली यूज बेसिस हैं जो आपको एलिमिनेशन अभिक्रियाओं में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कि ये अभिक्रिया होती कैसे है। ठीक है, तो इसका देखिए अभिक्रिया कैसे होती है। पहला तरीका ये हो सकता है कि क्षार जो है वो क्या करे, सीधे सीधे बीटा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करे।
ठीक, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो H+ के रूप में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं और कार्बन के बीच में क्या बनता है, पाई बंध बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। और कार्बन की संयोजकता 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है, तो ये कार्बन और हैलोजन बॉन्ड क्योंकि ज्यादा पोलर है इसलिए टूट जाता है और मुख्य उत्पाद के रूप में हमें एल्कीन प्राप्त हो जाती है। और क्योंकि OH- आयन क्षार है तो जल प्राप्त होता है, और जो ब्रोमीन है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल रही है तो ब्रोमाइड आयन के रूप में निकल जाती है। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एल्किल हैलाइड में क्योंकि कार्बन हैलोजन बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है तो ये बॉन्ड टूट जाता है, ठीक, और क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। और इस कार्बोकैटायन में फिर क्षार जो क्या करता है, बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ के जो, क्योंकि हाइड्रोजन H+ के रूप में जाता है तो यहाँ जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ जंप करते हैं और कार्बन के बीच में द्विबंध बनता है, एल्कीन बनता है, और क्या होता है, ये जो H+ है ये इस अल्कोहल से जुड़ जाता है, ठीक। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखें जो अभिक्रिया की दर है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो इस सबस्ट्रेट यानी एल्किल हैलाइड पर भी डिपेंड करता है, एल्किल हैलाइड पर भी डिपेंड करता है बच्चों, और इस क्षार पर भी डिपेंड करता है, बेस पर भी डिपेंड करता है, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस अभिक्रिया का, ऊपर वाली जो अभिक्रिया है उसका कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 2 अणुओं की सांद्रता पर इस अभिक्रिया का जो रेट है वो निर्भर कर रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया का जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। और इस जो नीचे वाला तरीका है, इस तरीके से अगर विलोपन अभिक्रिया होती है तो देखिए यहाँ पर जब कार्बन हैलोजन बंध टूटता है और कार्बोकैटायन बनता है तो जो ये चरण होता है ये इस अभिक्रिया का दर निर्धारक चरण होता है, अर्थात रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और सबसे स्लो स्टेप भी यही होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसलिए क्योंकि जब तक कार्बोकैटायन बन नहीं जाएगा तब तक आगे की रिएक्शन होती ही नहीं है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया का दर है, जो रेट है, वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करता है, ठीक, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। और इसका जो ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एक अणु की सांद्रता पर ही निर्भर कर रहा है अभिक्रिया की दर, तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। ऊपर वाली अभिक्रिया, अगर अभिक्रियाएं ऊपर वाले तरीके से होती हैं तो अभिक्रिया का दर 2 अणुओं की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, जबकि अगर अभिक्रिया नीचे वाले तरीके से हो रही है तो उसमें अभिक्रिया की जो दर है वो 1 अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसीलिए जो अभिक्रियाएं ऊपर वाले तरीके से होती हैं उन्हें हम द्विअणुक विलोपन अभिक्रियाएं अर्थात E2 अभिक्रियाएं कहते हैं, और जो अभिक्रियाएं, जो एलिमिनेशन अभिक्रियाएं नीचे वाले तरीके से होती हैं उन्हें हम एक अणुक विलोपन अभिक्रियाएं अर्थात E1 अभिक्रियाएं कहते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं E2 अभिक्रियाओं से, ठीक है। द्विअणुक विलोपन अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं। तो बच्चों एक सामान्य अभिक्रिया लिखी है, जब इथॉक्साइड आयन अभिक्रिया करता है, ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, 1, 2 and 3, 2 ब्रोमोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है। 2 ब्रोमोप्रोपेन से अभिक्रिया करता है तो देखिए क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन निकलता है, ये जो इथॉक्साइड आयन है बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और अल्फा वाले कार्बन से हैलोजन निकलेगा। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर प्रोपीन प्राप्त होती है, ठीक, क्योंकि इथॉक्साइड आयन ने H+ आयन एब्स्ट्रैक्ट किया है, बीटा हाइड्रोजन एथिल अल्कोहल बनता है और ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है तो ब्रोमाइड आयन के रूप में, जो जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है वो इलेक्ट्रॉन लेके, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है तो ये ब्रोमाइड आयन के रूप में निकलता है, ठीक। तो बच्चों E2 अभिक्रिया में देखिए सारी प्रोसेस, सारी बॉन्ड मेकिंग, सारी बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही चरण में होती है, तो इसकी मैकेनिज्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से इसकी मैकेनिज्म समझिएगा। यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन कैसे लगे हैं बच्चों, ये दोनों अपोजिट साइड में लगे हैं। यहाँ पे देखिए ब्रोमीन नीचे लगा हुआ है और हाइड्रोजन जो है वो ऊपर लगा हुआ है, ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से एंटी हैं, पर इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है बच्चों, ये दोनों को-प्लानर हैं, अर्थात एक ही प्लेन में हैं। तो ये जो 2 ब्रोमोप्रोपेन है, 2 ब्रोमोप्रोपेन में ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये ब्रोमीन जो है वो एक ही तल में होते हैं। अर्थात अगर मैं अपने हाथ को एक तल बना लूं तो ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये ब्रोमीन एक ही तल में होते हैं, ठीक। और इस
कार्बन पे ये जो हाइड्रोजन है, जो सॉलिड बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, वेज बॉन्ड है मोटा सा, ठीक, वो क्या होता है, अब द प्लेन होता है इस तरीके से, और ये जो डैश लाइन से हाइड्रोजन बना हुआ है ये बिलो द प्लेन होता है इस तरीके से, ठीक। इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर जो वेज लाइन से हाइड्रोजन जुड़ा है ये अब द प्लेन होगा, और ये जो मेथिल समूह होगा ये क्या होगा बेटा, बिलो द प्लेन होगा। यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन और ब्रोमीन है वो एक दूसरे से कैसे हैं, एंटी हैं पर कोप्लानर हैं, एक ही प्लेन में है। तो जब ये क्षार आता है, इथॉक्साइड आयन आता है, तो देखिए क्या करता है, वो इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक। इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन H+ के रूप में जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच पाई बॉन्ड बनता है, ठीक। कार्बन की संयोजकता 4 ही हो सकती है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है, तो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड टूटता है और ब्रोमीन जो है वो ब्रोमाइड आयन के रूप में निकल जाता है, ठीक। तो ये सारी प्रोसेस, सारी बॉन्ड मेकिंग, सारी बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही चरण में हो रही है। इस अभिक्रिया में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है बच्चों, और ना ही कोई इंटरमीडिएट बनता है। अब यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन स्टेट दिखाई गई है इसकी, यहाँ पे देखिए इथॉक्साइड आयन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड पार्शियली बन चुका है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पार्शियली टूट चुका है, कार्बन और कार्बन के मध्य पार्शियल पाई बॉन्ड बन चुका है, और कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड जो है वो पार्शियली टूट चुका है, ठीक। और इस तरीके से हमें एल्कीन प्राप्त हो जाती है और ब्रोमाइड आयन निकल जाता है, ठीक। अब जब हम एल्कीन लिखेंगे तो भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों, क्योंकि देखिए ये हाइड्रोजन तो निकल गया, ठीक, और बनेगा क्या, एल्कीन। एल्कीन जो होता है उसमें ये जो द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। यहाँ पर एल्कीन में सारे एटम जो होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन के निकल जाने के बाद अगर आप पीछे वाले हाइड्रोजन को, आप ये हाइड्रोजन माने पीछे वाला हाथ, और इस वाले जो आगे हाइड्रोजन है उसको ऐसे माने, तो इस हाइड्रोजन के निकल जाने के बाद ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे एक प्लेन में आ जाते हैं बच्चों, ठीक। यहाँ पर देखिए ब्रोमीन निकल जाएगा ब्रोमाइड आयन के रूप में, इस मेथिल समूह को समझिए ये हाथ है मेरा, और ये हाइड्रोजन इस तरीके से है। तो जब एल्कीन बनेगा तो देखिए ये दोनों भी ऐसे नीचे एक प्लेन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन है, और ये आगे वाला हाइड्रोजन ये है, ठीक। मेथिल पहले भी पीछे था, अभी भी यहाँ पीछे रहेगा। तो इस तरीके से जब आप एल्कीन लिखेंगे तो उसका ध्यान जरूर लगेंगे कि कौन सा ग्रुप कहाँ पे आप लगाएंगे। अभी तो अगर आप मेथिल यहाँ पर लिखते हैं, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन है। लेकिन अगर इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन या दूसरा ग्रुप कोई और होता तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होती, तो आपका उत्तर बच्चों गलत हो जाता, ठीक है। तो जब भी आप ग्रुप लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं E2 अभिक्रिया की त्रिविम रासायनिक पहलू की, अर्थात स्टीरियोकेमिस्ट्री की। तो बच्चों अभी हमने आपको बताया E2 अभिक्रिया के लिए जो एंटी कोप्लानर कन्फर्मेशन होता है वो प्रेफरेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन और हेलोजन एक दूसरे से एंटी हो, यानी कि उनमें मैक्सिमम दूरी हो, तो वो जो और एक ही प्लेन में हो, इस कन्फर्मेशन को एंटी कोप्लानर कन्फर्मेशन कहते हैं। ये प्रेफरेबल होता है, इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच की दूरी मैक्सिमम होती है, रिपल्शन मिनिमम होता है। अगर ऐसा ना हो, मान लीजिए कि हेलोजन भी ऊपर हो, ठीक, सिन कोप्लानर हो जाए, यानी एक ही साइड में हो जाए, तो क्या होता है, देखिए बच्चों, जब ये बेस आएगा प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, तो इस बेस का भी अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है, क्योंकि प्रबल जो क्षार होते हैं वो ज्यादातर तो निगेटिवली चार्ज होते हैं, और अगर दुर्बल भी क्षार है तो क्षार होते ही क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, लुईस की संकल्पना में आपने पढ़ा है, यानी कि इनका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, हेलोजन का अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा बच्चों, रिपल्शन होगा, ठीक है। तो ये कन्फर्मेशन जो होगा वो फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए एंटी कोप्लानर कन्फर्मेशन में क्या होता है, बेस आता है, H+ को अब्स्ट्रैक्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ जो है वो बॉन्ड बनाना शुरू करते हैं, और हेलोजन जो है वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है। तो इस तरीके से देखिए पानी की तरह ये मैकेनिज्म होती है, और इस मैकेनिज्म को फ्री फ्लो मैकेनिज्म भी कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए
कि ये न्यूमैन प्रोजेक्शन से दिखाया गया है एंटी कोप्लेनर जो कंफर्मेशन है कि हाइड्रोजन और हेलोजन एक ही प्लेन में होते हैं पर एक दूसरे के एंटी होते हैं और इनके बीच का जो डाइहेड्रल एंगल होता है बेटा वो 180 डिग्री होता है और इस कंफर्मेशन को हम स्टैगर्ड कंफर्मेशन कहते हैं और इसकी एनर्जी लो होती है, इसीलिए ये कंफर्मेशन प्रिफर्ड होता है। बच्चों ये तो बात करी हमने प्रेफरेंस की। अगर ऐसा हाइड्रोजन है जो एंटी भी है और कोप्लानर भी है तो सबसे पहले हम उस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे। लेकिन अगर आपके यौगिक में ऐसा हाइड्रोजन नहीं है तो बेस अपना काम करेगा, फिर तो जो होगा उसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, है ना, जो हाइड्रोजन होगा उसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा बेस। अब यही बात यहाँ पे बताई गई है कि बच्चों अगर हेलोजन सिन कोप्लानर होता यानी एक ही प्लेन में हो एक ही प्लेन में तो है और एक ही साइड में हो जाते तो बेस क्या होता, बेस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस हेलोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से हैवी रिपल्शन फील करता। तो ये कंफर्मेशन जो है सिन कोप्लानर कंफर्मेशन ये बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं है। यहाँ पर देखिए बच्चों न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है, जब ये हेलोजन और हाइड्रोजन सिन कोप्लानर होते हैं तो देखिए ये एक दूसरे के आमने सामने होते हैं हाइड्रोजन और हेलोजन और इनके बीच का डाइहेड्रल एंगल जो होता है वो 0 होता है। इस कंफर्मेशन को हम इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन कहते हैं और इसकी एनर्जी हाई होती है, इसलिए ये फेवरेबल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब पढ़ते हैं ज़ेटसेफ का नियम। ठीक है बच्चों, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने अपना एक नियम दिया और ज़ेटसेफ को कभी कभी सेटसेफ भी उच्चारित किया जाता है, आपकी एनसीईआरटी किताब में है। तो अगर आपके ज़ेटसेफ ठीक पेपर में अगर सेटसेफ करके भी आपसे पूछा जाएगा बच्चों तो आप यही नियम लिखेंगे जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई एल्किल हैलाइड है जिसमें एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हैं तो उसकी अभिक्रिया जब हम किसी क्षार से कराते हैं तो बच्चों वो एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन परमाणु पर अधिक से अधिक एल्किल समूह लगे हुए होते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जैसे ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है, इसमें 2 बीटा हाइड्रोजन है, एक ये और एक ये। तो अगर इस बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है देखिए क्षार के द्वारा तो देखिए हमें कौन सी एल्कीन प्राप्त होती है, ये वाली ब्यूट 1-ईन। ठीक है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन एक ही कार्बन पर एथिल समूह लगा हुआ है और ये एल्कीन हमें केवल 19% प्राप्त होती है। लेकिन जब ये वाला बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है तो देखिए हमें क्या प्राप्त होती है, ब्यूट-2-ईन प्राप्त होती है और इसमें डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन परमाणुओं पर मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, है ना, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है और ये 81% प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एल्किल हैलाइड में 2 बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है, एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन है तो हमें वो एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में मिलेगी जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है। क्यों मिलेगी ज्यादा, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो ज्यादा मात्रा में हमें क्यों मिलेगी? तो बच्चों ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो ज्यादा स्थायी होती है हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण, उसके ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि द्विअणुक विलोपन अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए वो कारक हैं एल्किल हैलाइड का आकार, क्षार की प्रबलता और सांद्रता, विलायक की प्रकृति और अवशिष्ट समूह अर्थात लीविंग ग्रुप की प्रवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है E2 अभिक्रिया की दर पर। तो चलिए इनको हम देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है एल्किल हैलाइड का आकार। तो बच्चों आपने अभी देखा था कि E2 अभिक्रिया होती कैसे है। ये समान अभिक्रिया मैंने आपको बताई थी कि 2 ब्रोमो प्रोपोइन है, ठीक है, इथॉक्साइड आयन इस पर अटैक करता है, यहाँ से ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करता है, ये बॉन्ड यहाँ जंप करते हैं, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है और ब्रोमीन अपने जो बॉन्ड है CBr का इसके इलेक्ट्रॉन लेकर ब्रोमाइड आयन के रूप में निकल जाता है। तो यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है E2 अभिक्रिया में उसका जो कैरेक्टर है वो एल्कीन से रिजेंबल करता है। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एल्कीन जैसा लग रहा है ना, लग रहा है क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। और अभी मैंने बताया बच्चों एल्कीन ज्यादा स्थायी कौन होती है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है, यानी कि ज्यादा स्थायी ट्रांजिशन स्टेट वो होगी जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। और ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ट्रांजिशन स्टेट कहाँ से आएगी बेटा, जब हम
ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड लेंगे, यानी ज्यादा डिग्री का एल्काइल हैलाइड लेंगे। तो E2 अभिक्रिया जो है वो सबसे तेजी से किस में होगी? टर्शरी एल्काइल हैलाइड में, उससे स्लो होती है द्वितीयक एल्काइल हैलाइड में, और सबसे स्लो होती है प्राथमिक एल्किल हैलाइड में। ठीक, आगे बात करते हैं क्षार की प्रबलता और सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों अभी हमने देखा है कि E2 अभिक्रिया का जो रेट होता है, ठीक है, रेट इक्वेशन में हमने देखा था कि वो एल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करता है और बेस पर की सांद्रता पर भी डिपेंड करता है। तो क्षार की सांद्रता जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे E2 अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और बच्चों E2 अभिक्रिया में क्या होता है? क्षार जाता है और सीधे सीधे बीटा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए हमारे पास प्रबल क्षार का होना अति आवश्यक है। तो प्रबल क्षार की उपस्थिति में E2 अभिक्रिया की होने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। अगर क्षार दुर्बल है तो E2 अभिक्रिया की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। बात करते हैं, ये जो इथॉक्साइड आयन होता है बेटा, ये एथिल अल्कोहल की अपेक्षा प्रबल क्षार होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज्यादा होती है। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन जो होता है वो इथॉक्साइड आयन की अपेक्षा प्रबल क्षार होता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो प्रबल क्षार की उपस्थिति में E2 अभिक्रिया की होने की संभावना ज्यादा होती है बच्चों। बात करते हैं विलायक की प्रकृति की। तो पोलर एप्रोटिक विलायक की उपस्थिति में E2 अभिक्रियाएं बच्चों सुगमता पूर्वक हो जाती हैं। ठीक है, जैसे पोलर एप्रोटिक विलायक कौन से हैं? एसीटोन, एसीटोनाइट्राइल, THF यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, DMSO यानी डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, DMF यानी डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, और HMPA यानी हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। तो बच्चों क्या प्रॉब्लम हो जाती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में? तो आइए देखते हैं। तो बच्चों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट होते हैं जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन पाई जाती है। अब एसिडिक हाइड्रोजन क्या होती है? एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होती है जिसमें हाइड्रोजन ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ी होती है, या तो ऑक्सीजन से जुड़े, या नाइट्रोजन से जुड़े, या फ्लोरीन से। ठीक, तो ऐसा विलायक जल है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन पाई जाती है, और देखिए जल में जो ऑक्सीजन होती है, क्योंकि उसकी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचती है, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये जो पोलर प्रोटिक विलायक होते हैं वो क्या करते हैं? कैटायन को और एनायन दोनों का विलायक योजन अर्थात साल्वोलिसिस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, अगर हम NaOH का जलीय विलयन लें तो क्या होता है, जो जल में ऑक्सीजन के परमाणु हैं वो Na पॉजिटिव आयन को घेर लेते हैं, और जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं वो OH माइनस आयन को घेर लेते हैं। तो यहाँ पर जो OH माइनस आयन है, अगर वो बेस की तरह क्रिया करने जा रहा होगा तो पहले उसे इस सॉल्वेंट केज को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो बीटा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो इस दिक्कत की वजह से E2 अभिक्रिया जो है वो पोलर एप्रोटिक विलायक में सुगमता पूर्वक होती है। आगे बात करते हैं अवशिष्ट समूह की प्रवृत्ति की। तो अवशिष्ट समूह जितना दुर्बल क्षार होगा वो उतना ही आसानी से निकल जाएगा, यानी लीविंग ग्रुप जितना दुर्बल क्षार होगा वो उतनी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि प्रबल क्षार को सिस्टम से निकालना इतना आसान नहीं होता है बच्चों। तो यहाँ पर जो ब्रोमाइड आयन होगा बेटा, ये ब्रोमाइड आयन जो निकलता है ये लीविंग ग्रुप होता है। तो हम देखते हैं कि लीविंग ग्रुप एबिलिटी। तो लीविंग ग्रुप की क्षमता, सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप आयोडाइड आयन होता है, फिर ब्रोमाइड आयन होता है, फिर क्लोराइड आयन, और सबसे खराब कह लीजिए हैलाइड्स में तो फ्लोराइड आयन होता है। ठीक, क्यों ऐसा होता है? तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये लेंथ एंगस्ट्रॉम में है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हैलाइड की बॉन्ड लेंथ दी गई है। ठीक है, और उन्हें तोड़ने में कितनी ऊर्जा लगती है ये भी बताया गया है। तो देखिए वर्ग में नीचे आने पर बंध की लंबाई बढ़ती है, क्यों? क्योंकि परमाणु का साइज बढ़ रहा है। ठीक है, और क्योंकि नीचे आने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो उसको तोड़ना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो देखिए बॉन्ड जो ऊर्जा लग रही है तोड़ने के लिए, तो देखिए वो HI को तोड़ने में सबसे कम ऊर्जा लगती है 71 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, और सबसे ज्यादा किस में लगती है? HF में 136 किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि HI सबसे अच्छा एसिड है, क्योंकि वो सबसे इजीली टूट जाएगा और तुरंत टूटकर H+ आयन देने लगेगा, और जो H+ आयन देता है वो अच्छा एसिड होता है।
तो अगर हम एसिडिटी का ऑर्डर लिखें बच्चों यहाँ पर, ठीक, एसिडिटी का ऑर्डर लिखें तो सबसे अच्छा एसिड HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF, ठीक। और ब्रॉन्सिट और लोरी के कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा था, जो जितना अच्छा एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो उतना दुर्बल क्षार होता है। तो अगर हम बेसिसिटी का ऑर्डर लिखें बच्चों, ठीक, तो क्या होगा, बेसिसिटी का ऑर्डर I माइनस सबसे दुर्बल बेस होगा, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस और फिर F माइनस, ठीक है। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि आयोडाइड आयन सबसे दुर्बल क्षार है, इसीलिए ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा बच्चों, ठीक। अब बात करते हैं इवन अभिक्रियाओं की। तो बच्चों ये संरचना आपके सामने है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की, और जब तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड को हम गर्म करते हैं जल के साथ तो क्या बनता है बच्चों, 2 मेथिल प्रोपीन बनता है और हाइड्रोनियम आयन निकल जाता है। आइए देखते हैं कि ये अभिक्रिया कैसे होती है। तो देखिए इवन अभिक्रिया कैसे होती है, एल्किल हैलाइड में ये कार्बन हैलोजन बंध जो होता है वो पोलर होता है, ठीक है। तो ये जो ब्रोमीन है ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोकेटायन प्राप्त होता है, ब्रोमाइड निकल जाता है। ये इस अभिक्रिया का सबसे धीमा चरण है और दर निर्धारक चरण भी कहलाता है, क्योंकि जब तक कार्बोकेटायन बनेगा नहीं तब तक आगे की अभिक्रिया होगी नहीं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये जो H2O है, जल है, ये एक क्षार की भांति व्यवहार करता है और यहाँ पे सारे बीटा हाइड्रोजन जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं। तो वो क्या करता है, यहाँ पर CH3 से एक प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि H+ के रूप में हाइड्रोजन जा रहा है तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ जंप करते हैं और कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध बन जाता है। तो उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, 2 मेथिल प्रोपीन प्राप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक अणुक विलोपन अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले एल्किल हैलाइड का आकार, फिर क्षार की प्रबलता, उसके बाद देखेंगे विलायक की प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है और उसके बाद फिर अवशिष्ट समूह की प्रकृति अर्थात लीविंग ग्रुप की प्रकृति का क्या असर पड़ता है। तो देखिए एल्किल हैलाइड का आकार, तो बच्चों हमें पता है कि इवन अभिक्रिया में क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बनता है, और आपको पता है कि टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है। तो देखिए एल्किल हैलाइड भी अगर हमारा तृतीयक एल्किल हैलाइड है तो उसमें इवन अभिक्रिया सबसे तेजी से होगी, उससे स्लो होगी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में और उसके बाद प्राथमिक एल्किल हैलाइड में। बात करें क्षार की प्रबलता की, तो दुर्बल क्षार की उपस्थिति में इवन अभिक्रियाएं जो हैं सुगमता पूर्वक होती हैं। तो देखिए बच्चों अगर हम इवन अभिक्रिया में प्रबल क्षार ले लेंगे तो वो कार्बोकेटायन के बनने का वेट नहीं करेंगे, वो जाकर अटैक कर देंगे और बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दुर्बल क्षार है तो वो वेट करते हैं जिससे एल्किल हैलाइड किसमें कन्वर्ट हो जाए, कार्बोकेटायन में। आगे बात करते हैं विलायक की प्रकृति की। तो हमें पता है बच्चों क्योंकि इवन अभिक्रिया में कार्बोकेटायन बनता है तो जो पोलर प्रोटिक विलायक होता है हमारा वो क्या करता है, उस कार्बोकेटायन को सॉल्वोलिसिस के माध्यम से स्टेबलाइज करता है। इसीलिए पोलर प्रोटिक विलायन की उपस्थिति में इवन अभिक्रियाएं सुगमता पूर्वक होती हैं, ठीक। और अवशिष्ट समूह की प्रकृति की बात हम कर चुके हैं अभी, वो E2 में जैसा होता है वैसा ही E1 में होता है। तो बच्चों अवशिष्ट समूह हमारा जितना दुर्बल क्षार होगा यानी उसकी क्षारकता जितनी कम होगी, ठीक है, वो उतनी ही आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि प्रबल क्षार को सिस्टम से निकालना आसान नहीं होता है। तो अभी आप पढ़ चुके हैं आयोडाइड आयन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, उसके बाद ब्रोमाइड आयन, फिर क्लोराइड आयन और सबसे खराब अगर हैलाइड्स में बात करें तो फ्लोराइड आयन, ठीक। अब यहाँ पे कंपैरिजन है बच्चों E1 और E2 अभिक्रिया का। तो बच्चों यहाँ पे जो दर है E1 अभिक्रिया में केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर दर निर्भर करती है, जबकि E2 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड और क्षार दोनों की सांद्रता पर। कोटि जो होती है E1 की 1 होती है जबकि E2 की 2 होती है। यहाँ पे E1 अभिक्रिया में दुर्बल क्षार या जो सामान्यतः उदासीन होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, और जबकि E2 अभिक्रिया के लिए प्रबल क्षार होना चाहिए, ठीक। विलायक E1 अभिक्रिया में पोलर प्रोटिक चाहिए जिससे वो कार्बोकेटायन को सॉल्वेट करके स्टेबलाइज कर सके, और यहाँ पर E2 अभिक्रिया के लिए पोलर ए प्रोटिक विलायक यूज किए जाते हैं। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो एक अणुक
इवन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई विशेष ज्योमेट्री नहीं चाहिए क्योंकि कार्बोकेटायन बनता है जो कि प्लानर होता है, लेकिन यहाँ पर एंटी को प्लानर ज्योमेट्री जो होती है वो प्रीफर्ड होती है बच्चों। और अगर एल्किल हैलाइड की बात करें तो एल्किल हैलाइड का क्या असर पड़ता है E1 और E2 अभिक्रियाओं में, तो बच्चों दोनों ही केसेस में जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं उनकी जो अभिक्रिया करने की दर है, विलोपन अभिक्रिया करने की दर है, वो तृतीयक की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद द्वितीयक की, और सबसे कम होती है प्राथमिक की।